नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 29, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो या फिर बीईओ की परीक्षा हो। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब पेपर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रश्न फ्रेम किए जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मौर्य काल में प्रणय कर निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर से संबंधित था? इन द मॉडर्न पीरियड्स द प्रणय टैक्स वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स? पहला आपको दिया गया है आपातकालीन कर, जिसको कि इमरजेंसी टैक्स कहते हैं। दूसरा दिया गया फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर, टैक्स ऑन द फ्रूट्स फ्लावर एंड वेजिटेबल। सी आपको दिया गया है चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, और आखिरी आपको दिया गया है रोड टैक्स, सड़क कर। तो मैं आपको बता दूं, जब हम प्रणय टैक्स की बात कर रहे हैं तो प्रणय टैक्स इज इमरजेंसी टैक्स, आपातकालीन कर है ये। तो ये क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? ए। पहले प्रश्न का सही उत्तर आपका है ए। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने कहा है पूरे शासन काल में जो प्रणय टैक्स है वो एक बार लगता था। यहां पर देखिए, कौटिल्य के अनुसार किसी राजा के शासन काल में प्रणय कर सिर्फ एक बार ही लगाया जा सकता था। ठीक है। अब यहां पर कुछ और टैक्सेस के नाम दिए हैं कि मौर्य काल में लगने वाले कुछ प्रमुख कर। तो इन करों की फोटो आप खींच लीजिए, एक काम करिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा 5-6 बार, और स्क्रीनशॉट रहेगा तो एग्जाम में जाने के पहले भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर पेपर में प्रश्न बने तो गलत ना हो। मैं कुछ करों के बारे में आपको बता देती हूं, जैसे सेतु जो है, सेतु कर जो है वो फल सब्जियों में लगने वाला टैक्स था। ठीक है। जब हम परिहनक की बात करते हैं तो ये एक ग्रेजिंग टैक्स था, चराई टैक्स था। वर्तनी की हम बात करते हैं तो वर्तनी जो था इट इज रिलेटेड टू द रोड टैक्स। ठीक है, सड़क कर था ये। हिरण्य की बात करते हैं तो ये एक नगद कर था। पिंडकर की बात करते हैं तो पिंडकर, जैसे पिंड की बात की जाती है ना, तो ये पूरे गांव में, संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से जो टैक्स लगता था उसको हम पिंडकर टैक्स कहते थे। ठीक है। प्रवेश टैक्स जो है वो आपका क्या है? आयात। ठीक है। और निष्काम टैक्स जो है, निष्काम टैक्स जो है इट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। तो आपको पता है प्रवेश मतलब आयात करना। ठीक है, आयात करना, और निर्यात कर आपका निष्काम में है। ठीक है। दुर्ग नगरों से प्राप्त आमदनी। फिर उसके बाद जो विशिष्ट था वो वेगार था। ठीक है। तरदेय जो था वो फूल पर लगाए जाने वाला जो टैक्स था। उदयक भाग क्या था? राज द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर। तो पेपर में ये पूछा गया था कि जो उदयक टैक्स था वो किस चीज से रिलेटेड था? तो इट वाज रिलेटेड टू द इरिगेशन, याद रखेगा इंग्लिश में भी। चोर रज्जुक जो था वो चौकीदार या पुलिस कर था। आपको पता है जो रज्जुक थे वो ऑफिसर्स हुआ करते थे। मुसिका जो कर था वो किससे रिलेटेड था? वो प्लेग से बचने वाला जो टैक्स था, प्लेग फैलाने पर लगने वाला कर जो था वो क्या था? मुसिका टैक्स। फिर राष्ट्र, देहात एवं जनपदों से प्राप्त जो आय थी उसको हम क्या कहते थे? राष्ट्र। तो ठीक है क्लास, ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आप क्या करिए, इन दोनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक जगह और फिर इसको आराम से 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद होगा। और आने वाले टेस्ट में मैं फिर इसी में से एक शब्द को उठाऊंगी और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछूंगी। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैम ने जो नोट्स प्रोवाइड की थी वो आप ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। आप लोगों को अगर
वीडियो को फास्ट करके देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैम ज्यादा देर तक कुछ चीज एक्सप्लेन कर रही है तो आप वीडियो को फास्ट करके देखिए, और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सही चल रहा है तो स्क्रीनशॉट जहां जहां मैं बोली हूँ लेते चलिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 में मंदिर दिया गया है, सूची 2 में वंश दिया गया है। ये एक पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर का एक प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते भी हैं। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, डायरेक्ट प्रश्न बना था ये। इसी तरीके से पूछा गया था कैलाश टेम्पल का निर्माण किसने किया था, ब्लैक पगोडा किसको कहा जाता है, ये प्रश्न बता रही हूं मैं आपको, ये सब पूछा गया है। फिर महाबलीपुरम का जो आपका सप्त पगोडा है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। जब भी हम कंदरिया महादेव की मंदिर की बात करते हैं, हम खजुराहो की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत एक डायनेस्टी क्लिक करनी चाहिए, वो है चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। तो ए का हम देखते हैं चंदेल, तो यहाँ पे 2 जगह दिया गया है, ए का 3rd। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल की जब भी हम बात करते हैं तो हम राष्ट्रकूट की बात करते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। अब हम देखते हैं बी का आपको 4th दिया गया है, ठीक है, बी का 4th, तो उस हिसाब से तो आंसर आपका सी होना चाहिए, ठीक है। अब हम सी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सी आपका क्या दिया है, ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं, कोणार्क के सन टेम्पल को। इसका निर्माण किसने कराया है, इसका निर्माण आपका गंगा डायनेस्टी ने कराया है। तो सी का 1st हो गया। फिर 7 पगोडा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का जो रथ टेम्पल है उसका निर्माण पल्लवों ने कराया है। तो आपका सी जो है एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताना चाहूंगी जो कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले कंदरिया महादेव कहां पर है, खजुराहो में है। खजुराहो कहां पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद देखिए ये जो मंदिर है यहाँ पर कौन कौन से धर्म, वैष्णव, शैव, शक्त, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हिंदू धर्म के देवी देवता। फिर उसके बाद जैन धर्म से भी संबंधित मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। तो पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था, 2-3 लाइन में दिया गया था कि जो खजुराहो टेम्पल है इट वॉज बिल्ड बाय चंदेल डायनेस्टी, बच्चों को पता था, उन्होंने उसको सही मार्क किया। दूसरा उसमें ऑप्शन दिया गया था कि जो खजुराहो टेम्पल है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, बच्चों ने सही टिक मारा, स्टूडेंट्स ने, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया था कि खजुराहो टेम्पल में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये भी बच्चों ने सही मार्क कर दिया था बहुत से। तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, ये मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात नहीं कही गई है, तो याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद हम कैलाश टेम्पल की बात करते हैं। कैलाश टेम्पल आपका कहां पर है, कैलाश टेम्पल आपका एलोरा में है, ठीक है। एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, इसका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा। और किसने कैलाश टेम्पल का निर्माण किया था, कृष्ण प्रथम ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जब हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको कि ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ये पुरी में है, उड़ीसा में है। प्लेस याद रखिए, प्लेस से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद याद रखिए इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव वर्मन ने, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर महाबलीपुरम की बात, महाबलीपुरम की जो रथ टेम्पल है उसका निर्माण पल्लव डायनेस्टी ने कराया था, आप सभी को पता है। और पल्लव डायनेस्टी के जो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। तो क्लास यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न आपका बन सकता है कि ये टेम्पल कहां पर लोकेटेड है, इस तरीके से, या फिर इसका निर्माण किसने कराया था, इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। तो मैंने तीनों तरीका आपको बता दिया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, भारतीय संविधान में बोला गया है। और किस तरीके से किया जा सकता है ये पूछा है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति द्वारा। बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट। तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों तरीके से हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये तीनों आपका सही है एकदम।
1, 2 and 3। याद रखिएगा, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट। ये तब जब कंसेंट क्यों लिया जाता है स्टेट्स का, तब लिया जाता है जब संघीय संरचना में, फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है उसमें कोई चेंजेस मतलब चेंजेस करने होते हैं उस फीचर में, तब। ठीक है, तो 1, 2 and 3 और बहुत सी भी डिटेल दिया रहता है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे यहां पर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आप याद रखिएगा 368 आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? कौन सा या कौन से भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। पहला, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना, टू इशू द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन। दूसरा दिया गया है आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकना, टू प्रिवेंट अ कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन इलेक्शन फ्रॉम द वॉयलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। यहां पर आपको दिया गया है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब भी हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, टू इश्यू द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ये नोटिफिकेशन को इश्यू करना। जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन से रिलेटेड, वो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा इशू किया जाता है। तो आपका यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके गलत है। यहाँ पे जो सही उत्तर है क्लास, पहले मैं आपको उत्तर बता दूं फिर एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। तो डी जो है वो सही उत्तर है। आप लोग देख लीजिए आप में से कितने बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है और कितनों ने गलत उत्तर दिया है। अब मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। देखिए, जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो इशू करता है राष्ट्रपति, जब इलेक्शन सेंटर पे हो रहा होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की जब हम बात कर रहे रहते हैं। ठीक है, जब हम स्टेट पे आते हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होता है वो इशू करता है गवर्नर, राज्यपाल। व्याख्या में लिखा भी है, इसको देखिए, चुनाव के लिए अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संसद के लिए राष्ट्रपति और विधानमंडल के लिए राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन एक बार जब इशू जो मतलब जारी कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन आपकी डिक्लेयर कर दी जाती है, नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है, इशू कर दी जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल आता है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? सुप्रिटेंडेंट का काम करता है, ठीक है, अधीक्षण का काम करता है, डायरेक्शन का काम करता है, निर्देश देता है और कंट्रोल करता है। और अगर पेपर में आपसे पूछे कि इलेक्शन की डेट और इलेक्शन की टाइमिंग कौन इशू करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन इशू करता है। समझ में आया? कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा क्लास। पहली अधिसूचना जो है चुनाव से रिलेटेड वो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन करती है। डेट इलेक्शन कमीशन जारी करती है, ठीक है, टाइमिंग इलेक्शन कमीशन जारी करती है। देखिए, परंतु बाद में समय और निर्वाचन तिथि आदि की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और निर्वाचन आयोग का आपका रोल क्या है? सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का। अब यहाँ पे पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 324 में, ठीक है। और अगर पार्ट आपका पूछे तो पार्ट 15 में, 15th पार्ट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड चीजें दी गई है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन मेंशन है हमारे संविधान में। यहां पर आप लोग देख लीजिए, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। अब क्लास यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, पूछ लिया जाता है कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 324 कभी आप नहीं भूलेंगे। दूसरा आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन थे? तो सुकुमार सेन। याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूं, सुकुमार सेन, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की कि चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए?
Which of the following committee made the recommendation that election commission should be the 3 members body? तो ये किसके द्वारा दिया गया रिकमेंडेशन था? जीवन रेड्डी, जीवन रेड्डी कमिटी द्वारा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, in which year 2 additional commissioner were appointed for the first time in the election commission of India? किस साल पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई? तो ये कौन सा ईयर था आपका? 1989। अगर आपको ईयर याद होगा तो 1989 वही साल है जब आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया? जो वोटिंग एज थी उसको 21 से 18 साल कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? आपके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 21 साल वोटिंग एज थी उसको घटाकर 18 साल कर दिया। अब 18 साल वोटिंग एज कर दी गई तो इलेक्शन कमीशन पे लोड ज्यादा बढ़ गया। क्यों लोड ज्यादा बढ़ गया? ज्यादा से ज्यादा वोटर आईडी इशू करना पड़ेगा, ठीक है, घटा दिया गया ना, ज्यादा लोगों को वोटर आईडी देना पड़ेगा। इसके लिए 2 एडिशनल कमिश्नर को ऐड किया गया इलेक्शन कमीशन में, और ये कौन सा ईयर था? 1989। याद रखिएगा, इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। फिफ्थ प्रश्न को देखते हैं, रिटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द रिट्स? पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, भारत में स्थित कोई भी न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है, एनी कोर्ट की बात की गई है कि एनी कोर्ट बेस्ड इन इंडिया कैन इशू द रिट। दूसरा आपको दिया गया है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। मतलब जो सिटीजन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। कैन मूव, कैन नॉट मूव, यहां पे ना क्या लिखा है? नहीं जा सकता है, तो इसमें कैन मूव लिखा है तो इसको आप कैन नॉट कर लीजिए, गलती से यहां पे वो लिख दिया, इसको कह दिए कैन नॉट मूव। नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन, अच्छा ठीक है, नहीं तब आपका सही है, यहाँ पे नो पहले से लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, संविधान में रिट संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और आखिरी है, रिट क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विस्तृत है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सही उत्तर आपका है वो है डी। आप में से कई बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। अब जिन बच्चों ने इसका सही उत्तर नहीं दिया है वो एक बार व्याख्या देखिए। एनी कोर्ट बेस्ड इन इंडिया नहीं, ठीक है, एनी कोर्ट नहीं, रिट आपका सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा या फिर हाई कोर्ट इशू करेगा, ठीक है। जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हम 226 आर्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो हम आर्टिकल 32 की बात करेंगे, जो कि किसका पार्ट है? हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है। इसमें किसकी बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई। अब एक एक चीज मैं बताऊंगी, अब इसको समझते हैं। नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा, मौलिक का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का जब भी हनन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही बात आर्टिकल 32 में कही गई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। अंबेडकर ने क्या कहा? ये आत्मा है हमारे संविधान की। फिर देखिए सी क्या है? द प्रोविजन ऑफ रिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कनाडा से ये प्रोविजन नहीं लिया गया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जिसका ये प्रश्न गलत है उसको सही उत्तर मिल गया होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार होता है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में अगर हमारे मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर जब हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और मैंने आपको बताया है, इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि किस आर्टिकल को बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय
और आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो वो है आर्टिकल 32। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, देखिए मैंने आपको बताया रिट 2 इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम फंडामेंटल राइट की बात करें, किसी की फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, उसकी फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिल रहे हैं, तो या तो वो हाई कोर्ट जाए या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां पर आर्टिकल 32 का यूज होता है, लेकिन अगर उसको हाई कोर्ट जाना है तो वहां पे अनुच्छेद 226 की बात कही गई है। 226 में कहा गया है उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन अथवा किसी अन्य, इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा, अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। यही चीज आपका जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया था, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट दिया गया था, इन द केस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन, रिट क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विस्तृत है। अब समझ में आया, आर्टिकल 32 में बोला गया है अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी करे। लेकिन आर्टिकल 226 में जिसमें हाई कोर्ट को पावर दी गई है, उसमें बोला गया है या तो आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो रिट इशू कर सकता है। इसी लाइन ने उस स्टेटमेंट को सही ठहराया, किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का वो ज्यादा बड़ा होता है। अब देख लीजिए रिट कौन कौन सी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध जिसको कि प्रोहिबिशन भी कहते हैं, फिर उसके बाद उत्प्रेषण, फिर अधिकार परीक्षा। इतनी चीजें क्लियर हो गई रिट के। अब रिट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। छठवां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों का 3 महासमुद्रों का अधिपति के रूप में वर्णित किया गया? किसे किसे किया गया है 3 समुद्रों का अधिपति? तो लॉर्ड ऑफ द 3 ओशियंस किसको कहा गया है? कर्ण को, सातवाहन को, मौखिरी को या फिर चोल? तो मैं आपको बता दूं सातवाहन को। सातवाहन वंश के जो शासक हैं उन्हें कहा गया है वो 3 महासमुद्रों के अधिपति थे। तो यहां पर आपका बी सही है। चलिए अब हम सातवाहन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पुराणों में किस वंश का उल्लेख है? तो पुराणों में किस वंश का उल्लेख है? सातवाहन का। अब ये आपका एक टेस्ट है, एक क्वेश्चन है, एक होमवर्क है आपके लिए मेरी तरफ से कि किस पुराण में सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि किस पुराण में सातवाहन वंश के बारे में मेंशन किया गया है, सर्च करके बताइएगा। सातवाहन डायनेस्टी के अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। याद रखिएगा पेपर में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है यहां से, ठीक है। अब देखिए इनका जो शासन क्षेत्र था, ये किस तरफ ये शासन करते थे? ये केंद्रीय दक्षिण भारत इधर की तरफ इनका शासन हुआ करता था और इसीलिए सातवाहन शासक को क्या कहा गया? दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी, ठीक है। इस वंश के राजा अपने मात्र नामों से पहचाने जाते थे। ये इस वंश की सबसे बड़ी विशेषता थी। अक्सर सारे वंश के लोग और अभी भी हम अपने पिता का नाम लेके चलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वंश था जहां पर मात्र नाम से यहाँ के शासक जाने जाते थे। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे इनकी राजधानी भी देख लीजिए क्लास, जब हम लोग रिवाइज करें तो रिवाइज कर लीजिए। प्रतिष्ठान जो थी ये इनकी राजधानी थी या फिर धानकटक, कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। सातवाहन ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और एक प्रसिद्ध आपका अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम क्या है? नानाघाट अभिलेख, ठीक है। इसका रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध शासक सातकर्णी के नानाघाट अभिलेख से सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों व बौद्ध को भूमि देने की जानकारी प्राप्त होती है और ये प्राचीन भारत में भूमि दान का पहला अभिलेख साक्ष्य है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे सातवाहन डायनेस्टी से। ये भी प्रश्न पूछा गया कि किसका अभिलेख है ये? नानाघाट अभिलेख। तो याद रखिएगा सातकर्णी का, ठीक है। और इस अभिलेख में पहली बार बताया गया है कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, आवर्त सारणी में सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक स्थायी तत्व कौन सा है? Which is the most electropositive stable element in the periodic table? पूछा है आपसे। सबसे पहले आपको दिया एस्टेटाइन, फिर सीजियम दिया गया है, फिर सीजियम के बाद फेरिशियम दिया गया है और आखिरी आपको फ्लोरीन दिया गया है। तो मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल की बात की गई है और बोला गया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम। जो बी है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे उत्तर देख लीजिए बी। अब यहाँ पर एक नोट दी गई है क्लास, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। इस नोट में क्या कहा गया है, यदि प्रश्न में केवल यह पूछा गया होता कि आवर्त सारणी में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो उत्तर फ्रेशियम हो जाता, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित जानवरों में से किसका गर्भधारण काल मनुष्य के गर्भधारण काल के बराबर है? ठीक है, तो द कंसेप्शन पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इक्वल टू द कंसेप्शन पीरियड ऑफ ह्यूमंस? तो हथनी, घोड़ी, शेरनी या फिर गाय? तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है डी, गाय का। अब आप यहां पर देख लीजिए, अगर हम हाथी की बात करें तो गर्भधारण काल इसका 22 महीने है, ठीक है। फिर अगर हम ऊंट की बात करें तो 13 से 14 महीने हैं, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर हम गाय की बात करें और ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितना होता है? 9 महीने का होता है, ठीक है। गाय का भी 9 महीने का होता है। तो स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो ले लीजिए। 9वें प्रश्न को हम देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए, तो सबसे पहले ग्लेशियर दिया गया है, फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज। तो बाल्टोरो जो है वो कहां पर है? ये ग्लेशियर है A3 पे, मतलब लद्दाख में है, ठीक है। अगर हम मिलाम ग्लेशियर की बात करें, मिलाम ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो सी का सेकंड यहां दिया गया है, तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए बी। अभी हम आगे देख लेते हैं और को। फिर बारासिगरी की बात करें तो बारासिगरी आपका हिमाचल प्रदेश में है और जेमू कहां पर है? जेमू सिक्किम में है। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अब ग्लेशियर से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आपके पूछा भी जाता है ऐसा प्रश्न, ग्लेशियर और वो कहां सिचुएटेड है। क्लास इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। मैं हर क्लास में आपको बताती हूं कि कुछ ऐसे पेट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में फंसते हैं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप पूछ लीजिए अपने अगल बगल जानने वालों को कि किस तरीके से वो लोग पढ़ते हैं जिनका पेपर क्वालिफाई है, ठीक है। यहां पर देखिए, बाल्टोरा की हम बात करें तो बाल्टोरा कहां है? आपका लद्दाख में है, ठीक है। अगर हम बारासिगरी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में। मिलाम कई बार पूछा गया है मिलाम ग्लेशियर के बारे में, ये कहां सिचुएटेड है? ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। जेमू कहां पर है? सिक्किम में है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूं। अब लद्दाख में कुछ और स्थित ग्लेशियर्स के नाम भी हम देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हिस्पर हिमनत की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? हिस्पर, पेपर में आपने इंग्लिश वाले ऐसे लिखा रहता है हिस्पर ग्लेशियर हिमनत कहां पर है? ये भी लद्दाख में है, ठीक है। बियाफो हिमनत की बात, बियाफो भी पूछा गया है। बियाफो हिमनत कहां पर है? बियाफो जो ग्लेशियर है वो भी लद्दाख में है। बाल्टोरा हमने अभी आपसे पूछा था, बाल्टोरा लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, ये कहां पर है? लद्दाख में है। और मैंने आपको बताया है ये सब किसके पार्ट है? ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ट्रांस हिमालय एकदम ऊपर वाला ऐसे करके जो आपका है चोटी, इधर ट्रांस हिमालय में आपका कौन कौन सा? कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पेपर में पूछ लेगा सियाचिन किस हिमालय का पार्ट है, तो आप याद रखिएगा लद्दाख में है। किस हिमालय का पार्ट है? किस तरफ है? ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। एक एक चीज ऐसे करके मेमोरी में अपने बिठाते चलिए। ये सभी हिमनत ट्रांस हिमालय में स्थित कैराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए कैराकोरम पर्वत श्रेणी में अभी हमने डिस्कस किया, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। सबसे ऊपर कैराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और ये सबसे ऊपर है और इसी में आपके ये सारे ग्लेशियर हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा व ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की सबसे बड़ा हिमानी है।
ठीक है, ये चीज याद रखिए। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है और विश्व की सबसे ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर्स को हम देख लीजिए। पेपर में आपसे मिलाम पूछा था, जो कि मैंने आपको बता दिया। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। और कुमायूं हिल्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी कहां पर है? ये कुमायूं हिल्स और ये पूरा उत्तराखंड वाला रीजन है, याद रखिएगा। सिक्किम में स्थित ग्लेशियर की हम बात करें तो यहां पर आपका पेपर में कौन सा पूछा गया था? टेंट ग्लेशियर पूछा गया था एक बार, और चांगसांग ग्लेशियर पूछा गया था, याद रखिएगा। और अभी सिक्किम में मैंने आपको पेपर में जो यहाँ पे दिया है वो आपका कौन सा दिया है? जेमू दिया है शायद ना, एक बार देख लू मैं। हाँ, जेमू ग्लेशियर, वो भी आप याद रखिएगा। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कौन कौन से आपके ग्लेशियर स्थित है? ताल ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर, थामसर ग्लेशियर, ठीक है, व छोटा चिगरी ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। अब 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। जो 10वां प्रश्न है ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। कथन दिया है 19वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीयों को सिविल सेवा से पूर्ण रूप से बाहर करने की नीति का पालन किया गया। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, the policy of completely excluding Indians from the civil services was followed। और आर आपका दिया है अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन केवल ब्रिटिश विचारों, संस्थाओं और प्रथाओं पर आधारित होनी चाहिए और इसे केवल अंग्रेज कर्मियों द्वारा ही दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें तो दोनों सही है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। ऐसा प्रश्न अगर बच्चे कहें कि मैम हम नहीं आता है हमको, हमने गलत कर दिया, हमने कहीं पढ़ा नहीं था, तो इसको मैं कहूंगी नहीं, फिर आप सिंसियर नहीं हो। क्योंकि देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है कि जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें इंडियंस नहीं इंक्लूड होते थे, ठीक है, सिविल सर्विसेज में। और रीजन ये दिया गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उनका मानना था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही रन किया जा सकता है, इतने योग्य हैं ही नहीं इंडियंस, ये बहुत से रीजंस थे। इट इज तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर है। तो एक बहुत ही आसान प्रश्न मान के चल रही थी मैं। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया है, कारण दिया है। कथन आपका दिया गया कावेरी एक सदा नीरा नदी है, ठीक है, कावेरी इज अ पेरिनियल रिवर। फिर रीजन आपका दिया है कावेरी कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित एक ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित एक ग्लेशियर से निकलती है। तो मैं आपको बता दूं कावेरी जो है वो पेरिनियल रिवर है, एकदम सही है, लेकिन इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, ये भी सही है, लेकिन इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑन द ब्रह्मगिरी हिल्स, ये गलत है। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए इज करेक्ट। सॉरी, वहां पे देखिए, यहां पे मैं टिक लगा दूं इसको, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए कावेरी एक सदा नीरा नदी है। क्यों सदा नीरा नदी है? क्योंकि इसे वर्षा से पानी मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी ग्लेशियर के पिघलने से इसमें पानी नहीं जाता है। जो बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा होता है और कावेरी नदी उससे बनती है। कावेरी नदी को पानी वर्षा के पानी से मिलता है। और ये आपकी देखिए लिखा है कावेरी एक सदा नीरा नदी है क्योंकि यह पश्चिमी व पूर्वी दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, वहां से इसको पानी मिलता है। या जो नदी है ये कर्नाटक के कोडागू जिलों में स्थित पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है तथा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये चीज याद रखिएगा, किसी ग्लेशियर से नहीं, इसको पानी कहां से मिलता है? मॉनसून की वर्षा से मिलता है। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल से ही ओरिजिनेट होती है। कर्नाटक में गिरती कहां है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, जल प्रपात है, जिसका की नाम क्या है? शिव समुद्र, ये समुद्रम, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। शिव समुद्रम जल प्रपात इस पर स्थित है, ठीक है। मैटूर बांध कहां पर है? तमिलनाडु में है। वो किस नदी पर बना है डैम? मैटूर डैम, ये कावेरी नदी पर, ठीक है। मंगला बांध 2 ये कहां पर है? कर्नाटका में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कृष्ण राजा सागर बांध ये कर्नाटका में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। तथा
मेकादत्तु जल विद्युत परियोजना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की गई है। ये भी किस पर है? ये भी इसी नदी पर है। तो इतने फैक्ट्स आप इस नदी से रिलेटेड आप याद रखिएगा और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बच्चे सोचते होंगे मैम एक पॉइंट बताती हैं, फिर दूसरा पॉइंट बताती, फिर तीसरा ही बता देती, तो यार सब पूरा मिक्स हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस पे बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको बच्चे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट कहा जा रहा है, क्या कहा जाता है, मित्रों कहा जा रहा है। ये चीज मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि आपको जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज को माइंड मत करिएगा क्लास, अगर माइंड कर रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए इनकी सहायक नदियां भी देख लीजिए, हेमवती, अक्रावती, ठीक है, भवानी, कामिनी, अमरावती, हरंगी, सुवर्णवती और लक्ष्मण तीर्थ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का। अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। जब हम ओशियन प्लेट्स की बात करते हैं, महासागरीय प्लेट जो है वो आपके बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो देखिए जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, और जब हम ओशियनिक प्लेट्स की बात करते हैं तो वो बेसाल्ट रॉक से बने रहते हैं। और ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सी है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे 7 बड़ी प्लेटों के नाम दिए गए हैं, ये मैं आपको फिगर के थ्रू बता दूं। यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या है? ओशियनिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? पैसिफिक ओशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट है आपकी जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी प्लेट है जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है, ये लैंड है, समझ में आ रहा है। ये उत्तर अमेरिकी प्लेट है, ठीक है। फिर इधर अफ्रीकी प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है। और इधर आएंगे आप तो इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखा आपको और यहाँ पे अंटार्कटिक प्लेट दिखा। तो इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2। फिर मैथ द कॉलम वाला प्रश्न है ये। यहाँ पे खनिज दिए गए हैं और उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। क्लास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एक पूछा गया प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है और मैं कहूंगी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो चलिए हम देखते हैं। जब भी हम लॉ आयस की बात करते हैं तो इसका उत्पादक क्षेत्र क्या है? आपका किर्योग। तो ए का फर्स्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट हो गया। ए का फर्स्ट कहां दिया गया है? यहां दिया गया है, यहां दिया गया है। कोयला की हम बात करें तो कोयला आपका कहां मिलता है? डॉनबास बेसिन में, ठीक है। बी का सेकंड यहां भी दिया गया है, बी का सेकंड यहां भी दिया गया है। फिर उसके बाद हम सोना की बात अगर हम करें तो सोना जो है वो आपके विटवा वर्स्ट्रेंड में मिलता है, विट वाटर सेरेंड में। फिर उसके बाद तांबे की हम बात करें तो तांबा जो है वो कटांगा प्लेटो में, डी का थर्ड। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने उत्तर दे भी लिया होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र के सामने कंट्री का भी नाम लिखा है। पेपर में कई बार कंट्री का नाम भी पूछ लिया था कि जैसे किरवाय रॉक जो है वो कहां पर है? तो आप याद रखिएगा यूक्रेन में है। मिनरल से रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन बच्चों ने पास्ट ईयर्स के पेपर देखे होंगे या पास्ट ईयर्स में इस एग्जाम में बैठे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं। कार्क, चेस्टनट, रसदार फल व जैतून जैसी वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु में की विशेषता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द वेजिटेशन लाइक कॉर्क, चेस्टनट, जूसी फ्रूट्स एंड ऑलिव्स। जो ऑलिव्स है ना वो आपके मेडिटेरियन रीजन में मिलते हैं, ऐसे आप हमेशा याद रखिएगा। चेस्टनट मेडिटेरियन रीजन में मिलते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, हिंदी में मेडिटेरियन रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सही उत्तर आपको मिल गया है। सही उत्तर आपका डी है, ठीक है। डी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित
मारिकाना की खान एवं कुर्राल की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मारिकाना माइंस की बात की गई है साउथ अफ्रीका के, और कुंडाल माइंस की। देखिए क्लास, जब भी हम माइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड में भी पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये माइन कहाँ पे लोकेटेड है। तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ ले मारिकाना माइंस कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछ ले कुंडाल माइंस कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। और ये किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए, कॉपर के लिए, प्लैटिनम के लिए, या फिर लिथियम के लिए। तो ये आपका फेमस है प्लैटिनम के लिए। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। माइंस के नाम प्लीज क्लास याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 16 प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका कथन और कारण पे है, एजर्शन और रीजन पे है। भारत में विधि का शासन है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, देयर इज अ इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इंडिया। ठीक है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ बिकॉज देयर इज अ इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इंडिया। दोनों सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही है, बिकॉज लगाया हमने, हमको समझ में आ गया, उसका रीजन भी वही है। 17 क्वेश्चन को देखिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है, जिसको कि हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2006, 2007, 2008 या 2009? तो यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका है 2009। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, 2009। और ये किस घटना के बाद हुआ था? ये जो मुंबई में जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद NIA का फॉर्मेशन किया गया था। यहाँ पे देखिए 2009 में मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक नागरिक संस्था है, क्या? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हम कर रहे हैं। ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था। 18 प्रश्न को हम देखते हैं। 18वें प्रश्न को देखिए। संविधान के अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्लेस्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला आपको दिया गया है 18, फिर आपको दिया गया 20, फिर उसका 21, फिर 22। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आपका सही उत्तर है। 22 में रखा गया है। अब देखिए संविधान से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम भाग ए में बात करें तो यहाँ पे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में सिटीजन की बात की गई है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। भाग 4 में DPSP की बात की गई है। 4th ए में आपके मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब हम 9th की बात करते हैं, पार्ट 9 में पंचायत की बात की गई है। पार्ट 9A में नगर पालिका की बात की गई है। यहां पर इसको बी करिए, ठीक है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। फिर उसके बाद 17th में लैंग्वेज की बात की गई है। 18 में किसकी बात की गई है बताइए? 17 में लैंग्वेज की, 18 में इमरजेंसी की। उसके बाद 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है और 21 को भी हमने डिस्कस किया है। इतनी चीजें आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 19वां प्रश्न देखते हैं हम। 19वां प्रश्न को आप लोग क्या करिए, 19वें प्रश्न को पॉज करिए और एक बार पढ़िए। मैं पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करूंगी। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू नहीं ऐड किया गया, कौन सा प्रोविजन? तो ABCD, वीडियो पॉज करिए और आराम से पढ़िए। तो यहां पर जो है डी जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें क्या लिखा है? इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस को आगे चल के आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया था नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। अगर वहां पर आर्म्ड रिबेलियन है
तभी नेशनल इमरजेंसी वहां पे लगाई जा सकती है। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 का, ना कि 42nd। और यहाँ पे जो प्रोविजंस आपके दिए गए हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया, वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। अच्छा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खुद इतना बड़ा अमेंडमेंट था ना, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, इसमें और चीजें आप पढ़ लीजिएगा। 20वां प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरल को सही क्रम में लगाएं। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गवर्नर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया। तो यहां पर इसको पढ़िए, लॉर्ड मयो दिया गया है, फिर उसके बाद लॉर्ड जेम्स रामसे दिया गया है, फिर लॉर्ड लैंसडाउन दिया गया है और लास्ट में लॉर्ड लिटन दिया गया है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? सही उत्तर आपका डी है। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड रामसे आए थे, जेम्स रामसे, फिर उसके बाद लॉर्ड मयो आए थे, फिर लॉर्ड लिटन थे और लॉर्ड लैंसडाउन थे। अच्छा, यही आपके लॉर्ड डेलहाउसी हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस वजह से 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया, लॉर्ड जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमसे जो हैं उन्हीं को लॉर्ड डेलहाउसी भी कहा जाता था। ये किस पीरियड में आए हैं? 1848 से 1848 से 1856। क्यों, मुझे मतलब कैसे आप याद रख सकते हैं? 1857 में रिवॉल्ट हुआ था और उसके पहले डेलहाउसी थे, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, लॉर्ड मयो की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मयो 1869 से 72 तक रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से 1880 तक। याद करो, लॉर्ड लिटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल किया था, हटाया था? वो लॉर्ड रिपन था। तो ऐसे चीजों को याद किया रखो। फिर लॉर्ड लैंसडाउन की जब हम बात करते हैं तो ये आपके कौन सा वर्ष है? 1888 से 1894। वैसे क्लास में कहूंगी ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न था। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट प्रश्न? क्योंकि इनके जो ईयर्स थे ना वो बहुत क्लोज थे। अगर थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होता तो बहुत से बच्चे इसको बहुत इजीली कर लेते, लेकिन मेरा काम है आपको डिफिकल्ट और इजी दोनों तरीके के प्रश्नों को देना, तो इसलिए ये प्रश्न रखा गया था। अब हम लोग 21वें प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और संवत के नाम दिए गए हैं। ठीक है, शक संवत, विक्रम संवत, फिर कलचुरी संवत, फिर गुप्त संवत। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो आपका है डी। कैसे है डी? मैं आपको बता दूं, जब भी हम शक संवत की बात करते हैं तो शक संवत आपका कब स्टार्ट हुआ था? 78 AD में। ठीक है, तो ए का थर्ड हो गया। जब हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो 57 BC। इसी तरीके से जब हम कलचुरी संवत की बात करते हैं तो 248 AD। और जब हम गुप्त संवत की बात करते हैं तो वो आपका 1319 का ईस्वी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा ना तो मैं बता दूं, ये पास्ट ईयर का प्रश्न है, ये एक पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, एज इट इज ये पूछा गया था। तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। पेपर में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। किसके शासन में स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 दिया है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ संपादक दिए गए हैं या फिर पब्लिशर दिए गए हैं। तो मैं बता दूं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या फिर पूरी संभावना है पूछे जाने की, उसको मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास, याद रखिएगा। जब भी हम न्यूज़पेपर लीडर की बात करते हैं तो जो न्यूज़पेपर लीडर है वो रिलेटेड है मदन मोहन मालवीय से। ठीक है, तो ए का 4th हो जाएगा। जैसे आप ए का 4th लगाएंगे आपके पास सीधा आंसर मिल जाएगा आपको डी। जस्टिस किसके द्वारा है? TM नायर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सर्च लाइट की जब हम बात करते हैं तो सचिंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, और जब हम सुधारक की बात करते हैं तो सुधारक किसकी रचना है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इतना हो गया डी। चलिए, महात्मा गांधी अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे। सब चीजें अपने दिमाग में बनाए रखिए। फिर उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी।
प्रिंस ऑफ वेल, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इन ताशकंद और चौरी चौरा इंसिडेंट। तो आपको पता है कि जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, फिर उसके बाद 1919 में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1990 में। फिर उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन अपने पीक पे था कि उसी समय चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ है, 5 फरवरी 1922 को, और ये चौरी चौरा कहां पर है, गोरखपुर में है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये कौन सा ईयर है आपका, 1922, ठीक है। महात्मा गांधी ने जब 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उनसे लोग बहुत गुस्सा भी थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि गांधी जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि मैं 1 साल के भीतर आप सभी को स्वराज दिला दूंगा, और आज गांधी जी अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। लेकिन जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंसा आई, वॉयलेंस आया, महात्मा गांधी ने को जैसे ही चौरी चौरा कांड के बारे में पता चला, गांधी ने कहा हमें इस मूवमेंट को गांधी जी ने कहा हमें इस मूवमेंट को यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये तो हो गया 1922। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता है, रॉलेट एक्ट कब आया था वो पता है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था वो भी पता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रो चेंजर्स होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि नो चेंजर्स होते हैं। जो प्रो चेंजर्स थे, जो अब चेंज लाना चाह रहे थे, वो ये मान रहे थे कि अब जो हम अभी तक जो बायकॉट करते हुए आ रहे हैं, हमने कहा कि हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम कोई ऑफिस नहीं होल्ड करेंगे, हम किसी भी तरीके से सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो अब ये कहने लगे थे कि नहीं, अब हम इलेक्शन को बायकॉट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और वो आपके प्रो चेंजर्स थे। उसी में से आपके 2 बहुत दिग्गज लोग थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन्होंने आगे चलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया है। और ये क्यों स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 1923 याद रखिएगा। 1921 में आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1921 में ये है, 1920 में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 दोनों में दिया गया, बहुत क्लोज ऑप्शन है, फिर 4 1। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, बी जो है वो सही उत्तर है। 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, भारत में एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट कौन थे, MN रॉय। याद रखिएगा, MN रॉय, यहाँ पे नाम लिखा है, हाँ ये देखिए, ये लिखा है MN रॉय, ठीक है। और अंबानी मुखर्जी ने ताशकंद में गठन किया था। चलिए, चौरी चौरा कांड मैंने आपको बता दिया है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और फिर आगे चल के प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स याद रखेंगे आप। ये 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, 17 नवंबर 1921 में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जब प्रिंस ऑफ वेल भारत आए तो हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया, मतलब पूरी तरीके से धरना किया गया, सब दुकानें सब बंद थी, इनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया गया। चलिए, 24वां प्रश्न हम देखते हैं, विश्व भर में जैव विविधता हॉटस्पॉट किस संगठन द्वारा घोषित किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। तो कौन ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करता है, IUCN, यूनेस्को, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या फिर कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो मैं बता दूं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रमाणीकरण चिन्हों का उनके प्रारंभ होने के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो रग मार्क, इको मार्क, एग मार्क, FPO मार्क, एक अच्छा प्रश्न है ये, मैं कहूंगी। तो यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए। जब हम एग मार्क की बात करते हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1937, ठीक है। जब हम FPO की बात करते हैं तो ये है 1955। जब हम बात करते हैं इको मार्क की तो ये है 1991 और ये आपका 1990। तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे क्लास तो किस तरीके से अरेंज होगा देखिए। सबसे पहले एग मार्क आ गया, एग मार्क
सबसे पहले, ठीक है। तो आपको अगर पता है तब भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर पे आप आ सकते हो। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी है, एक बार चेक कर लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। एग मार्क जो है वो कृषि उत्पादक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को वेरीफाई करता है, प्रमाणित करता है। ये सारे प्रमाण चिन्ह हैं। तो एग मार्क किसको करता है? कृषि और खाद्य उत्पादों को। चलिए, जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो एफपीओ का फुल फॉर्म आपका क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किससे रिलेटेड है? ये फलों से रिलेटेड है। इसी तरीके से जब हम इको मार्क की बात करते हैं तो इको मार्क क्या है? ये एक पर्यावरणीय लेबलिंग है। जानते हैं पर्यावरणीय लेबलिंग है। इसको देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1991 में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पर्यावरण लेबलिंग योजना है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण में अनुकूल उत्पादों की आसानी से पहचान की जाए। इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं उसको, इको मार्क, ठीक है। जो रग मार्क है ये कैसे है? ये आपका जो विदेशी खरीदार को यह प्रमाण देता है कि उस वस्तु पर किसी बाल श्रमिक ने काम नहीं किया है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नाम से भी क्लियर है, जब हम एजी मार्क की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम एफपीओ मार्क की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट से रिलेटेड है। जब हम इको मार्क की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इको फ्रेंडली की प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और जब हम रग मार्क की बात करते हैं तो रग मार्क जो है वो ये इंडिकेट करता है इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में किसी भी चाइल्ड लेबर का योगदान नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का चाइल्ड लेबर नहीं हुआ है। 26 क्वेश्चन देखते हैं हम। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन निम्नलिखित स्थानों में कहां पर है? ठीक है, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन कहां पर लोकेटेड है? लखनऊ, प्रयागराज, जोधपुर या फिर जबलपुर। तो यहां पर सही उत्तर है प्रयागराज। बी जो है वो सही उत्तर है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। 27 प्रश्न देखिए, यहां पे कुछ डेज दिए गए हैं और इनको क्या करना है? करेक्ट उसमें अरेंज करना है, मतलब कौन सा पहले है आता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल टीचर डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे और वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है? डी है, ठीक है। देखिए, सॉरी क्लास, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका सी है, सी है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। सी सही उत्तर है। कैसे सी सही उत्तर है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको रटना होता है। आप किसी भी तरीके से इसको रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। 28वां प्रश्न हम देखते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। रेशम उष्मा का अच्छा अवशोषक एवं उत्सर्जक होता है, ठीक है। रेत जो है, जो डेजर्ट बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो सैंड है वो गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ हीट होता है। ये दोनों ही चीज सही है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो रेत होती है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। सुबह के समय जब सूर्य होता है तो वो बहुत जल्दी आपकी गर्म और ठंडी हो, मतलब गर्म हो जाएगी फिर ठंडी हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट, साइंस का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जेनॉन को। क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड को। मार्श गैस मीथेन को। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस है, ठीक है। तो ये काट दीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड को, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद, अजातशत्रु, एनी बेसेंट, मां, वाल्मीकि, आदि कवि, सैयद बंधु, भारतीय इतिहास के निर्माता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर निकनेम्स की बात की गई है, उपनाम की बात की गई है। तो चंद्रशेखर आजाद का निकनेम अजातशत्रु नहीं है। एनी बेसेंट को मां के नाम से, वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से और सैयद बंधु को किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद को वातुर्क के नाम से जाना जाता है। इसको देख लीजिएगा, एक आसान सा प्रश्न था ये।
31 प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा हमारे प्रकृति में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है, सेलुलोज। डी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगर सेलुलोज की हम बात करें तो सेलुलोज जो है वो पेड़ पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके शैवाल में, फर्न में, कवक में, वनस्पतियों में भी उपस्थित रहते हैं। रुई की बात करें तो सेलुलोज सबसे ज्यादा रुई में उपस्थित रहते हैं। प्रकृति में अगर हम देखें तो सेलुलोज ज्यादातर हर सब चीजों में पाया जाता है। और आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, सोनभद्र में सोनरई खनिज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, सोनरई मिनरल एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? पहले सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर या फिर हमीरपुर। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है आपका ललितपुर में। ललितपुर में आपका सोनरई माइंस है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। कोयला की बात करें तो कोयला आपका सोनभद्र में मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर की हम बात करें तो ये मिर्जापुर सोनभद्र एरिया में आपका मिलता है। इसी तरीके से हम बॉक्साइट की बात करें तो ये बांदा चंदौली रीजन में आपका उपलब्ध होता है। डोलोमाइट बांदा। फिर उसके बाद जब हम कांच बालू की बात करें तो ये प्रयागराज में। ठीक है, चाइना क्ले की बात करें तो सोनभद्र, तांबे की बात करें तो ललितपुर। याद रखिएगा जो चीज मैं हाईलाइट यहाँ पे की हूं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से। जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम कहाँ पे उपलब्ध है? झांसी में। सोना सोनभद्र ललितपुर में मिलता है। हीरा जो है बांदा मिर्जापुर रीजन में मिलता है। यूरेनियम जो है वो ललितपुर में। ठीक है, संगमरमर सोनभद्र मिर्जापुर। ठीक है, रॉक फॉस्फोरस ललितपुर बांदा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और एक चीज और, एस्बेस्टस की हम बात करें, ये पेपर में पूछा भी गया है, ये कहां पर? मिर्जापुर और झांसी रीजन में मिलता है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, पेपर में प्रश्न बनता है। 33वां क्वेश्चन देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना की मूल अवधारणा जापान से प्रेरित है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं, उत्पाद के नाम दिए गए हैं और जिलों के नाम दिए गए हैं। तो पेपर की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिसेंटली प्रश्न बना भी था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एक नहीं बताऊंगी आपको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जैसे अगर हम बात करें चमड़ा तो आगरा हो गया। ठीक है, हाथरस में एशियन प्रोसेसिंग। तो आप इसका कर लीजिए क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बताने में बड़ा समय लगेगा। या फिर आप सर्च करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर में। अब प्रश्न यहां से बन रहा है प्रीलिम्स में। सबका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मान के चल रही हूं। चलिए 34वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बाजार का साधन नहीं है? सबसे पहले ट्रेजरी बिल दिया है, फिर आईपीओ दिया है, फिर एफपीओ दिया है, फिर राइट इश्यू दिया है। तो ये किसकी बात की गई है? प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। और कौन उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है? ये आपको इशू करता है भारत सरकार। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो यहाँ पे मेनली आपके 2 तरीके के बाजार होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपका आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है। ठीक है, एफपीओ आता है, फेलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की तो यहाँ पे आपके इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, बोनस शेयर आ जाते हैं, यहाँ पे आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा था, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूछा था, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो है वो आपका सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आता है। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? द मेन रीजन फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्वेसिव स्पीशीज, को एक्सटेंशन, वेटलैंड फिलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर
जो आपका सही उत्तर है वो आपका है ऑल ऑफ द एबव। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब किस तरीके से हम लोग बायोडायवर्सिटी को हार्म कर रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, अधिदोहन हो सकता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज, विदेशी प्रजातियां आ जाए, आक्रमण कर दें, आवासीय क्षति व विखंडन। ठीक है, फिर सह विलुप्तता या आर्द्र भूमि का विनाश आदि, ये कुछ कारण दिए गए हैं आपके। 36 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया है और रीजन दिया है। कथन देके दिया है, मैंग्रोव वनस्पति केवल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अति ठंडी क्षेत्रों में मैंग्रोव स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे दिया है जो मैंग्रोव्स होते हैं दे आर फाउंड ओनली द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मैंग्रोव कैन नॉट टॉलरेट द एक्सट्रीम कोल्ड जोन। तो अब आपको पता है क्लास, अगर आप कभी भी ग्लोब ऐसे पढ़े होंगे तो ये जो आपका है इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इधर ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो बोला गया खाली इस रीजन्स में आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, ना कि इधर के रीजन्स में। क्यों? क्योंकि इधर के रीजन्स में बहुत ठंडक होती है और मैंग्रोव सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये सही है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। तो ए एकदम सही उत्तर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, सुंदरबन डेल्टा है, उधर मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। मैंग्रोव कवर में शीर्ष वृद्धि वाले कहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 37 प्रश्न देखते हैं हम। मनुष्य के शरीर में नींद के चक्र को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? ठीक है, मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन है जो कि नींद को, स्लीप को बैलेंस करता है, उसका वो कहां से सिक्रीट होता है, किस ग्लैंड से? तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पेंक्रियाज ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। इसीलिए कहा जाता है ना कि लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर देते हैं जब हम बत्ती बुझाते हैं तो ये जो मेलाटोनिन है वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, जिसके वजह से डीप स्लीप आती है, आरामदायक नींद आती है। इसलिए कहा जाता है लाइट बंद करके सोया करो। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 प्रश्न। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं और प्रश्न में आपसे बोला गया असत्य को, फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की सूची जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक है, अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फॉल्स बोला गया है, इस वजह से आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 16 महाजनपदों का जिक्र अगर हम बोले के बारे में भगवती सूत्र में दिया गया है, एकदम सही है। और ये जैन लिटरेचर है, ये भी एकदम सही है। अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो कौन सा है? अगंतुक निकाय। ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें कि 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। तो दोनों चीज याद रखिएगा। अस्मक महाजनपद जो है वो साउथ में है आपका, ये एकदम सही है। अगर पेपर में पूछा होता साउथ में कौन सा महाजनपद आपका लोकेटेड है तो आप अस्मक महाजनपद लगाते तो वो सही रहता। लेकिन ये कृष्णा रिवर पे लोकेटेड नहीं है, इट इज लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा। तो इसी वजह से आपका 2 गलत हो जाएगा और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने एवं पाइपलाइनों में लीकेज की स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेडियोएक्टिव का प्रयोग किया जाता है? Which of the following radioactive isotopes is used to detect the blood clots in the circulatory system and leaks in the pipeline? तो किसका यूज किया जाता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयरन 59, सोडियम 24, ठीक है, स्ट्रोंटियम 85 या फिर क्रोमियम 51। तो आपका सही उत्तर यहां पर है बी, सोडियम 24 का यूज किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए। अब क्लास यहाँ पे कुछ और आइसोटोप्स दिए गए हैं, इसको प्लीज पेपर के लिए अपना तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। ठीक है, जब भी मैं आपसे कहा करूं कि प्लीज
तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। तो मतलब वहां से पहले भी प्रश्न बन चुके हैं। तो यहाँ देखिए हमने सोडियम 24 की बात कर ली, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। उसी तरीके से क्रोमियम 51 का जो है ना प्रयोग किया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं के बचाव और अध्ययन के लिए, ठीक है। स्ट्रोंटियम की बात करें 85 का, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अस्थि रचना और के अध्ययन के लिए, ठीक है। आयरन का यूज किस लिए किया जाता है? आयरन तो पता है एनीमिया से रिलेटेड है, ठीक है, खून की कमी है। अब देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव की बात हम नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी छोड़ते हैं। चलिए 40वां आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, इंग्लिश वाले भी पढ़िए, इसमें क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला आपको दिया गया है दिस मूवमेंट हैज मोर एलिमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एज कंपेयर टू द अर्लियर मूवमेंट, ठीक है। पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व ज्यादा था, ठीक है। फिर इसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन में हुए व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा की गई। फिर है छात्र मजदूर कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग व नौकरशाही सामान्य तौर पर आंदोलन में तटस्थ बने रहे और आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं आपको बता दूं इसमें महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों की निंदा नहीं की थी, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव सा स्टेटमेंट है और यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? नॉट करेक्ट। तो इतने प्रश्न हमने 40 प्रश्नों को आज डिस्कस किया क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और 40 प्रश्नों के साथ, और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ प्रश्नों में व्याख्या ज्यादा देर तक देती हूँ, कुछ में कम व्याख्या देती हूँ। तो ये उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर उससे रिलेटेड और फैक्ट्स परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे पढ़ाते समय याद आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और कभी कभी हम लोग थोड़ी सी व्याख्या देकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उससे ज्यादा उस समय जरूरत नहीं होती है। तो धन्यवाद क्लास। आशा करती हूँ आपको ये 40 प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ और डिकोड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।